कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। अली गुरशब्स, जिसे अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, उनके शासन का दौर 1296 से 1316 था। खिलजी वंश के सुल्तान थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उन्होंने भारत पर कई मंगोल हमलों का भी कामयाबी से सामना किया। अलाउद्दीन अपने पहले सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जब ममलूकों को हटाने के बाद जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन को अमीर तुजूक का ओहदा दिया गया। जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत को दबाने के बाद अलाउद्दीन ने 1291 में कारा के गवर्नरशिप हासिल करी और 1296 में भिलसा पर एक लाभदायक छापे के बाद अवध की गवर्नरशिप हासिल की। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर छापा मारा और जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए लूट हासिल की। जलालुद्दीन को मारने के बाद उसने दिल्ली में अपनी शक्ति मजबूत की और मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटों को अपने अधीन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। उस दौर के इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। 16वीं-17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद्बीर के मुताबिक अलाउद्दीन 34 साल का था जब वह रणथंबोर के लिए 1300-1301 में अपना सफर शुरू किया। इसे सही मानते हुए अलाउद्दीन का जन्म 1266-1267 में माना जा सकता है। उसका असली नाम अली गुरशाब्स था। वह शहाबुद्दीन मसूद के सबसे बड़ा बेटा था जो खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन का बड़ा भाई था। अलाउद्दीन के 3 भाई और थे, अल्बास बेग, जिसे बाद में उलूग खान के नाम से जाना गया, कुतलुक तिगीन और मोहम्मद। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद अलाउद्दीन की देखभाल जलालुद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई अल्बास बेग दोनों ने जलालुद्दीन की बेटियों से शादी की। जलालुद्दीन के दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को अमीर तुजुक यानी के त्योहारों के मंत्री के बराबर के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जबकि अल्बास बेग को अखूर बेग घोड़ों के मास्टर के बराबर का ओहदा दिया गया था। अलाउद्दीन ने 1290 में खिलजियों के सत्ता में आने से बहुत पहले जलालुद्दीन की बेटी मलिका-ए जहां से शादी की थी। हालांकि यह शादी खुशहाल नहीं थी। जलालुद्दीन के राजा बनने के बाद अचानक राजकुमारी बनने के कारण वह बहुत अहंकारी हो गई और अलाउद्दीन पर हावी होने की कोशिश करने लगी। हाजी उद्बीर के मुताबिक अलाउद्दीन ने मेहरू नाम की एक दूसरी महिला से शादी की जो मलिक संजर उर्फ अल्ब खान की बहन थी। मलिका जहां इस बात से बहुत गुस्सा हुई कि उसके पति ने दूसरी पत्नी ले ली है। दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन और उसकी पहली पत्नी के बीच गलतफहमी की मुख्य वजह यही थी। एक बार जब अलाउद्दीन और मेहरू एक बगीचे में एक साथ थे तो जलालुद्दीन की बेटी ने जलन के कारण मेहरू पर हमला कर दिया। जवाब में अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। घटना की खबर जलालुद्दीन को दी गई, लेकिन सुल्तान ने अलाउद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अलाउद्दीन के अपनी सास के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसका सुल्तान पर बहुत असर था। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक उसने जलालुद्दीन को चेतावनी दी थी कि अलाउद्दीन देश के एक सुदूर हिस्से में एक आज़ाद राज्य कायम करने की योजना बना रहा था। उसने अलाउद्दीन पर कड़ी निगरानी रखी और उसके खिलाफ अपनी बेटी के घमंडी सलूक को बढ़ावा दिया। 1291 में कारा के गवर्नर मलिक छज्जू की बगावत को कुचलने में अलाउद्दीन ने खास भूमिका निभाई। इसके नतीजे में 1291 में जलालुद्दीन ने उसे कारा का नया गवर्नर बना दिया। कारा में मलिक छज्जू के पुराने अमीरों यानी पुराने सरदारों ने जलालुद्दीन को एक कमजोर और बेअसर सुल्तान माना और अलाउद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए उकसाया। इसने अपनी दुखी जिंदगी के साथ मिलकर जलालुद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए उसके इरादों को पक्का कर दिया। अलाउद्दीन को जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाते समय मलिक छज्जू के हिमायतियों ने इस बात पर जोर दिया कि उसे एक बड़ी सेना जुटाने और एक सफल तख्ता पलट करने के लिए बहुत सारी दौलत की जरूरत होगी। रिसोर्सेज की कमी के कारण मलिक छज्जू की बगावत विफल हो गई थी।
जलालुद्दीन को गद्दी से हटाने की अपनी योजना को फाइनेंस करने के लिए अलाउद्दीन ने पड़ोसी राज्यों पर छापा मारने का फैसला किया। 1293 में उन्होंने मालवा के परमार राज्य के एक दौलतमंद शहर भिलसा पर छापा मारा, जो पहले के कई हमलों से कमजोर हो गया था। भिलसा में उन्हें दक्कन इलाके में दक्षिणी यादव सल्तनत की असीम दौलत के बारे में पता चला। साथ ही उनकी राजधानी देवगिरी की ओर जाने वाले रास्तों के बारे में भी पता चला। इसलिए उसने चतुराई से सुल्तान का यकीन जीतने के लिए भिलसा से लूटा हुआ माल जलालुद्दीन को सौंप दिया, जबकि यादव सल्तनत की जानकारी छुपा ली। खुश होकर जलालुद्दीन ने उन्हें अरीज़े ममलिक वॉर मिनिस्टर का पद दिया और उन्हें अवध का गवर्नर भी बनाया। इसके अलावा सुल्तान ने एडिशनल सैनिकों की बहाली के लिए फालतू खजाने को इस्तेमाल करने के अलाउद्दीन की गुजारिश को भी मान लिया। सालों की प्लानिंग और तैयारी के बाद अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर कामयाबी से छापा मारा। उसने कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात, रेशम का सामान, हाथियों, घोड़ों और गुलामों सहित भारी तादाद में दौलत के साथ देवगिरी छोड़ दिया। जब अलाउद्दीन की सफलता की खबर जलालुद्दीन तक पहुंची तो सुल्तान इस उम्मीद में ग्वालियर आया कि अलाउद्दीन उसे वहां लूट का माल पेश करेगा। हालांकि अलाउद्दीन सारी दौलत लेकर सीधे कारा चला गया। अहमद चेब जैसे जलालुद्दीन के सलाहकारों ने चंदेरी में अलाउद्दीन को रोकने की सिफारिश की, लेकिन जलालुद्दीन को अपने भतीजे पर भरोसा था। वह ये यकीन करते हुए दिल्ली लौट आया कि अलाउद्दीन कारा से दौलत को दिल्ली ले जाएगा। कारा पहुंचने के बाद अलाउद्दीन ने सुल्तान को माफी का खत भेजा और परेशानी बताई कि उसकी गैर मौजूदगी के दौरान उसके दुश्मनों ने सुल्तान के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया होगा। उन्होंने सुल्तान द्वारा साइन हुआ माफीनामे की गुजारिश की, जिसे सुल्तान ने तुरंत दूतों के जरिए से भेज दिया। कारा में जलालुद्दीन के दूतों को अलाउद्दीन की सैन्य ताकत और सुल्तान को गद्दी से हटाने की उसकी योजना के बारे में पता चला। हालांकि अलाउद्दीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें सुल्तान के साथ बातचीत करने से रोक दिया। इस बीच अलाउद्दीन के छोटे भाई अलमास बेग, जिसकी शादी जलालुद्दीन की बेटी से हुई थी, उसने सुल्तान को अलाउद्दीन की वफादारी का यकीन दिया। उन्होंने जलालुद्दीन को कारा जाने और अलाउद्दीन से मिलने के लिए मना लिया, ये कहते हुए कि यदि सुल्तान ने खुद जाकर उसे माफ नहीं किया तो अलाउद्दीन गलती के पछतावे से खुदकुशी कर लेगा। भोला भाला जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ कारा की ओर निकला। कारा के करीब पहुंचने के बाद उन्होंने अहमद चैब को अपनी मुख्य सेना को जमीन के रास्ते से कारा ले जाने का हुक्म दिया, जबकि उन्होंने खुद लगभग 1000 सैनिकों के एक छोटे दल के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन ने सुल्तान का स्वागत करने और खुद को नया सुल्तान होने के ऐलान करने का नाटक करने पर जलालुद्दीन की हत्या करवा दी। जलालुद्दीन के सारे साथी मारे गए, जबकि अहमद चेब की सेना दिल्ली की ओर पीछे हट गई। अलाउद्दीन, जिसे जुलाई 1296 में अपनी ताजपोशी तक गली गुरशफ्स के नाम से जाना जाता था, को औपचारिक रूप से कारा में अलाउद्दीन वाद-दीन मोहम्मद शाह उस सुल्तान के टाइटल के साथ नए राजा के तौर पर ऐलान किया गया था। इस बीच जलालुद्दीन के सिर को अवध भेजे जाने से पहले उसके कैंप में एक भाले पर रख कर घुमाया गया। अगले 2 दिनों में अलाउद्दीन ने कारा में एक टेम्परेरी सरकार बनाई। उसने मौजूदा अमीरों को मलिक के ओहदे पर प्रमोटेड किया और अपने करीबी दोस्तों को नए अमीर के तौर पर मुकर्रर किया। उस समय भारी बारिश हुई और गंगा तथा यमुना नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन अलाउद्दीन ने दिल्ली तक मार्च की तैयारी की और अपने अधिकारियों को फिटनेस जांच या बैकग्राउंड जांच के बिना जितना मुमकिन हो सके उतने सैनिकों की भर्ती करने के आदेश दिया। उनका उद्देश्य खुद को भारी जनसमर्थन वाले व्यक्ति के तौर पर पेश करके सामान्य सियासी राय में बदलाव लाना था। खुद को एक उदार राजा के तौर पर पेश करने के लिए उन्होंने कारा के एक भीड़ पर गुलेल से 5 मन सोने के टुकड़े चलाने का आदेश दिया। उनकी सेना का एक हिस्सा उनके और नुसरत खां की लीडरशिप में बदायूं और 12 आधुनिक बुलंदशहर के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा। जफर खान की लीडरशिप में दूसरे वर्ग ने कोइल आज के अलीगढ़ के रास्ते दिल्ली तक मार्च किया।
जैसे ही अलाउद्दीन ने दिल्ली की ओर कूच किया, शहरों और गांवों में ये खबर फैल गई कि वह सोना बांटते हुए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। सैन्य और गैर सैन्य दोनों बैकग्राउंड से कई लोग उनके साथ शामिल हुए। जब वह बदायूं पहुंचा तब तक उसके पास 56,000 मजबूत घुड़सवार सेना, 60,000 मजबूत पैदल सेना थी। 12 में अलाउद्दीन 7 शक्तिशाली जलालुद्दीन सरदारों से जुड़ गया, जिन्होंने पहले उसकी मुखालफत की थी। अलाउद्दीन ने उनमें से प्रत्येक को 30 से 50 मन सोना दिया और उनके हर एक सैनिक को 300 सोने के टका दिया। यमुना नदी के बाढ़ के कारण अलाउद्दीन का दिल्ली मार्च बाधित हो गया। इस बीच दिल्ली में जलालुद्दीन की विधवा मलकाए जहां ने रईसों से मशवरा किए बिना अपने सबसे छोटे बेटे कादर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि के साथ नया सुल्तान बना दिया। इससे अरकली खां, उसका बड़ा बेटा और मुल्तान का गवर्नर परेशान हो गया। जब मलिकाए जहां ने सुना कि जलालुद्दीन के सरदार अलाउद्दीन से जुड़ गए हैं तो उसने अरकाली से माफी मांगी, उसे तख्त की पेशकश की और उससे मुल्तान से दिल्ली तक मार्च करने की गुजारिश की। हालांकि अरकली ने उसकी सहायता के लिए आने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 1296 के दूसरे हफ्ते में जब यमुना नदी का पानी कम हो गया, अलाउद्दीन ने दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। जब वह सीरी पहुंचा तो रुकनुद्दीन ने उसके खिलाफ एक सेना की अगुवाई की। हालांकि रुकनुद्दीन की सेना का एक हिस्सा आधी रात को अलाउद्दीन के पास चला गया। निराश रुकनुद्दीन फिर पीछे हट गया और अपनी मां और वफादार सरदारों के साथ मुल्तान भाग गया। इसके बाद अलाउद्दीन ने शहर में दाखिल हुआ, जहां कई अमीरों और अधिकारियों ने उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन को रस्मी तौर पर दिल्ली में सुल्तान होने का ऐलान कर दिया गया। अलाउद्दीन ने बंदोबस्ती और गिफ्ट और दौलत देकर ताकत और मजबूत किया। उन्होंने कई लोगों को सरकारी ओहदों पर भी मुकर्रर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ममलूक के अधिकारियों और जलालुद्दीन के नीचे मुकर्रर अधिकारियों के बीच बैलेंस बनाए रखा। उनकी हुकूमत के दौरान में सेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ और उन्होंने हर एक फौजी को नकद एडवांस तनख्वाह भी दी। इतिहासकार जलालुद्दीन बरनी के मुताबिक सुल्तान के तौर पर अलाउद्दीन के शुरुआती साल दिल्ली के नागरिकों के लिए एक अच्छे साल थे। मुल्तान जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान को वजीर मुकर्रर किया। दिल्ली पर मजबूती हासिल करने के बाद उन सभी लोगों को हटाना शुरू कर दिया जिन्हें सुल्तान ने मुकर्रर नहीं किया था। जो इलीट यानी कुलीन लोग खिलजी के साथ मिल गए और जलालुद्दीन को छोड़ गए, उन्हें भी अंधा कर दिया गया और मार डाला गया और उनकी संपत्ति और दौलत जब्त कर ली गई। मलिक नसरुद्दीन राणा, मलिक अमीर जमाल खिलजी, मलिक कुतुबुद्दीन अलवी को छोड़कर और सभी पुराने रईस वर्ग को वफादार अमीरों से बदल दिया गया। कारा अला अल मुल्क का गवर्नर अलाउद्दीन हाथियों अधिकारियों को धन दौलत के साथ दिल्ली आया, जिसे अलाउद्दीन ने कारा में छोड़ दिया था। इसके बाद अला अल मुल्क को दिल्ली का कोतवाल यानी कि पुलिस ऑफिसर मुकर्रर किया गया और गैर मुल्की तुर्क के सभी नगर निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी दी गई। अला अल मुल्क के बीमार हो जाने के कारण नुसरत खान को कारा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत काबिल योद्धा थे जो अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर थे। सुल्तान के तौर पर अपने समय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अगले कुछ सालों में जारून मंजूर 1297, सिविस्तान 1298, किली 1299, दिल्ली 1303, अमरोहा 1305 में चगदाई खानटे के मंगोल हमलों का कामयाबी से सामना किया। 1306 में उनकी सेना ने रावी नदी के किनारे मंगोलों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की और बाद में आज के अफगानिस्तान में मंगोल इलाकों में तोड़फोड़ की। मंगोलों के खिलाफ अपनी सेना का कामयाबी से क़यादत करने वाले सैन्य कमांडर में से जफर खान, उलूग खान और उनके गुलाम जनरल मलिक काफूर शामिल थे। सुल्तान ने मंगोल साम्राज्य की सीमा पर किले बनवाए और अपनी फौजी हथियारों की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ राज्यों को शामिल करने के लिए दिल्ली सल्तनत का भी दायरा बढ़ाया। गुजरात पर हमले के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर नाम की गुलाम हिंदू से हुई।
काफूर एक भरोसेमंद सेनापति बन गया जिसने अलाउद्दीन खिलजी को भारत में अलग अलग राज्यों पर कब्जा करके अपने राज्य का विस्तार करने में मदद की। एक राज्य जिसे काफूर ने सुल्तान के लिए जीत लिया वह दक्कन था। दक्कन एक दक्षिणी हिंदू भारतीय इलाका था जिस पर खिलजी वंश ने हमला किया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्कन पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी को देश के दक्षिणी पूर्वी कोने पर आज के तेलंगाना राज्य के वरंगल में प्रताप रुद्रदेव ने एक बहुत बड़ा हीरा गिफ्ट किया था जिसे कोहिनूर हीरा कहा जाता है। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्कन में जीते गए शासकों में से एक थे। अपने आखिरी सालों के दौरान अलाउद्दीन को एक बीमारी हो गई। वह अपने अधिकारियों के प्रति बहुत शक्की हो गया। उसने सारी शक्ति अपने परिवार और अपने गुलामों के हाथों में देना शुरू कर दिया। वह अपने गुलाम सेनापति मलिक काफूर से मोहित हो गया जो वायसराय नायाब के ओहदे पर प्रमोटेड होने के बाद सल्तनत का असली शासक बन गया। अलाउद्दीन ने कई तजुर्बेकार मंत्रियों को हटा दिया, वजीर के ओहदे को खत्म कर दिया और यहाँ तक कि मंत्री शराफ कैनी को भी मार डाला। ऐसा मालूम होता है कि मलिक काफूर जो इन अधिकारियों को अपने लिए खतरा मानता था ने अलाउद्दीन को उनका सफाया करने के लिए मना लिया। काफूर ने अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे खिरज खान और शादी खान को अंधा करवा दिया था। उन्होंने अलाउद्दीन को अपने बहनोई अल्ब खान को कत्ल करने का हुक्म देने के लिए भी राजी कर लिया, जो एक प्रभावशाली कुलीन व्यक्ति था जो मलिक काफूर की ताकत के लिए एक खतरा हो सकता था। पीड़ितों यानी मुतासिर हुए लोगों ने कथित तौर पर अलाउद्दीन को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। 4 जनवरी 1316 की रात को अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया। बरनी का दावा है कि कुछ लोगों के मुताबिक काफूर ने उसकी हत्या कर दी। रात के अंत में काफूर अलाउद्दीन के शव को सिरी महल से लाया और उसे अलाउद्दीन के मकबरे में दफना दिया, जो अलाउद्दीन के इंतकाल से पहले बनाया गया था। अगले दिन काफूर ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे शहाबुद्दीन को कठपुतली सुल्तान मुकर्रर किया। हालांकि कुछ ही समय बाद काफूर मारा गया और अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन का मकबरा और उसे समर्पित मदरसा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर मेहरौली के पीछे मौजूद है। 1296 में अलाउद्दीन ने हौज़े इलाई, बाद में जिसे हौज़ खास के नाम से जाना जाता है, एक तालाब को बनवाया जो 70 एकड़ इलाके में फैला था और इसमें पत्थर की चिनाई वाली दीवार थी। 14वीं सदी के शुरुआती सालों में अलाउद्दीन ने सिरी किला बनवाया था। अलाउद्दीन ने 1303 मंगोल हमलों के दौरान सिरी में डेरा डाला था और मंगोलों के चले जाने के बाद उसने अपने तंबू की जगह पर कसरे हजार सेतून महल को बनवाया था। सिरी का किलेबंद शहर तैमूर के समय में मौजूद था, जिसके याददाश्त से पता चलता है कि इसमें 7 गेट थे। इसे 1545 में शेर शाह सूरी ने बर्बाद कर दिया था और अब इसकी केवल कुछ खंडर दीवारें ही बची हैं। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनवाया जो 1311 में पूरा हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर जाने वाले साउथ साइड वेल एंट्री गेट के तौर पर काम करता है। उन्होंने अलाई मीनार को बनवाना भी शुरू किया जिसका आकार कुतुब मीनार से 2 गुना होना था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया। 64 खंबा के पास बलुआ पत्थर की इमारत लाल महल को बनाने का क्रेडिट भी अलाउद्दीन को दिया जाता है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन अलाई दरवाजे के जैसा है। 1311 में अलाउद्दीन ने 100 एकड़ के हौज़े शमसी तालाब की मरम्मत की, जिसको 1229 में शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था और इसके बीच में एक गुंबद भी बनवाया था। मध्यकालीन भारत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी की एक खास जगह है। वह 30 साल की उम्र में सुल्तान बन गया और 15 साल के अंदर वह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जिंदगी के दौर में सल्तनत बढ़ाने और सत्ता दोनों में जो कामयाबी हासिल की वह बेमिसाल थी। अलाउद्दीन एक बहादुर सैनिक, सबसे काबिल सैनिक कमांडर, एक चतुर राजनयिक, एक महान विजेता, एक सफल प्रशासक और एक शक्तिशाली और बड़े बड़े सपने देखने वाला और उन्हें पूरा करने वाला सुल्तान था।
उसका पहला मकसद सफलता हासिल करना था और उन्होंने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर सभी जिंदगी के सभी हिस्सों में इसे हासिल किया। इसे सिर्फ एक सुल्तान और उसकी सल्तनती दौर के नजरिए से देखें, हाँ वह जालिम हो सकता है, वह एक सख्त सुल्तान था, उसकी घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं थी जिसने उसे तोड़ दिया, और वह जालिम और सख्त इंसान बन गया जिसने ताकत को ही अपना साथी पाया, चाहे वह कैसे हासिल की जाए। आज का ये ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।